अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि जेलेंस्की के सहयोगी को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के ऑफिस के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यर्मक यूक्रेन में एक समांतर सरकार चलाते, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये क्रिमिनल सिस्टम जैसी एक सरकार थी जहां पर वो अपने हिसाब से कामकाज करते थे। यहां उनके ऊपर लगातार करप्शन के चार्ज भी लगे थे, उनके ऊपर ये भी उनके ऑफिस में लगातार छापेमारी की गई थी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एक तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट वहां पर चला रहे थे। वो वहां पर लोगों को किसको कहां नियुक्त करना है, किसको कहां से हटाना है, इसको लेकर भी, और जो पैसा लगातार यूक्रेन को मिल रहा था उसको लेकर भी उनके ऊपर कई अनियमितताओं का आरोप भी लगा है। रूस के साथ शांति वार्ता के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि $100 बिलियन से ज्यादा के भ्रष्टाचार में घिरने के बाद उनका इस्तीफा हो गया था और अब वो पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को तीखा बयान भी दिया है और यह भी कहा है कि वो लगातार उनके चीफ ऑफ स्टाफ इस कोशिश में थे कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सके। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान बन गए। शंकर प्रसाद सर, मैं आपका रुख करूं, अगर देखा जाए कि ये हमेशा से कोशिश होती है कि जब जब अमेरिका की मध्यस्थता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ती है तो ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो जाता है। और हमने ये इसलिए भी देखा क्योंकि ब्लैक सी में जिस तरीके के टैंकर्स पे अटैक किया गया वो दिखाता है कि यूक्रेन अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो बैठा है। देखिए, हमें पहले यह समझना चाहिए कि यूक्रेन की टैक्टिक स्ट्रैटेजी क्या है और किस पर निर्भर है। यूक्रेन की स्ट्रैटेजी अपनी तो कुछ खास है नहीं, वो तो दिन पे दिन डे टू डे प्लानिंग करते हैं और डे टू डे आगे एक्शन करते हैं। उनको सपोर्ट करता है, उनको उकसाता है यूरोप, फ्रांस उकसाता है, जर्मनी उकसाता है, यूके उकसाता है। और तीसरी तरफ रशिया है। रशिया को सबसे पहले समझ लेने की जरूरत है कि इट इज अ वेरी स्ट्रांग मिलिट्री। दूसरा, उनका लीडरशिप स्ट्रांग है, पॉपुलर लीडर है। तीसरा, रशिया की इकोनॉमी यूक्रेन की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा बेहतर और स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मिलिट्री इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में रशिया कहीं आगे है और काफी हद तक सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। तो अगर इस चीज को बैलेंस में रखें आप, तो एक तरफ रशिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए और एक तरफ आप यूक्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। यूक्रेन की स्ट्रेंथ है क्या? यूक्रेन की स्ट्रेंथ केवल इतनी है कि उसको बाहर के देशों से, यूरोपियन देशों से कुछ हद तक और मोस्टली अमेरिका से एड मिलती है। सारा, चाहे मॉनेटरी एड हो, चाहे इक्विपमेंट, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर हो, चाहे वेपन एंड इक्विपमेंट्स हो। तो ये कब तक एड पर लड़ेंगे? तो इसमें मेरी समझ से ये आ रहा है कि अकलमंदी इस समय सिर्फ एक यही है कि युद्ध को किसी तरीके से रोका जा सके। पुतिन इज क्वाइट रेडी। पुतिन साहब, प्रेसिडेंट पुतिन काफी हद तक तैयार हैं इस लड़ाई में सीज फायर करने के लिए, लेकिन उनकी तो 3 शर्तें हैं। वो 3 शर्तें इतनी ऐसी नहीं है कि यूक्रेन नहीं तो मानेगा, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रशिया की पहली मांग ये है कि जो कब्जे हमने इलाकों में कर लिया है वो हमारे पास रहेंगे, कोई छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर रशिया उसमें कोई यूक्रेन दखलंदाजी करेगा तो उसको बाय स्ट्रेंथ ले लेंगे। दैट स्ट्रेंथ रशिया के पास है। दूसरा, उन्होंने कहा नेटो के साथ इसकी मेंबरशिप नहीं होगी। और तीसरा, जो रिच मिनरल्स हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अमेरिका का भी ध्यान है, रशिया का भी ध्यान है। अभी यूक्रेन का तो सिर्फ यह है कि हमें नाटो का मेंबर बनना है, हमें ओरिजिनल बॉर्डर चाहिए जो हमारे पहले थे। तो वो तो किसी हालत में पुतिन 2.5-3 साल की लड़ाई के बाद मानने को तैयार नहीं होंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है इसमें कि हमें किसी तरीके से युद्ध विराम हो जाए और हम अपना जो मिनरल्स का हमारा इंटरेस्ट है, तो वहां पे हम वहां से जो हम जितना मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो उस पर सर आपने अमेरिका और की यूरोप ये चाहता है कि ये लड़ाई न रुके जितनी। बिल्कुल, आपने सर अमेरिका की भूमिका की बात करी। मैं ये कह रहा था कि यूरोप ये चाहता है कि जब तक। जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। जी 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 बोलिए। मैं आपसे बात कर रहा क्योंकि संजय कुलकर्णी सर ये कह रहा था कि यूरोप का इंटरेस्ट ये है। जी जी, संजय मेरे कुलीग हैं, वी हैव हेल्ड द सेम अपॉइंटमेंट्स एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, सो आई एम श्योर मैं संजय कुलकर्णी सर को भी सर इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूं। सर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि संजय कुलकर्णी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर संजय कुलकर्णी सर, संजय को बुलाइए। जी संजय कुलकर्णी सर, अमेरिका ने पहले जेलेंस्की को धमकाया
फिर उनको पुचकारा, फिर लगातार उनको मनाया, उनकी तारीफ की जेलेंस्की की। लेकिन अब अमेरिका भी समझ रहा है कि जब जब वो बातचीत का प्रस्ताव आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं, उसको मजबूत करते हैं, जेलेंस्की या तो नाटो को इंक्लूड कर देते हैं या सीधा फ्रांस चले जाते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस बार बातचीत के साथ साथ जेलेंस्की और जेलेंस्की के जो चीफ ऑफ स्टाफ है या उनके बाकी ऑफिसर्स हैं, उन पर भी करप्शन का शिकंजा कसता जा रहा है। तो क्या ऐसा माना जाए कि अमेरिका अब दोनों तरफ से खेलेगा? अमेरिका रूस को तो मना ही चुका है, अमेरिका कोशिश करेगा कि यार अगर जेलेंस्की नहीं मानते तो फिर उनको वहां से हटा ही दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। जनशंकर प्रसाद साहब जैसे मेरे बहुत सीनियर हैं और बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, और जिस प्रकार से उन्होंने समझाया बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और जैसे आप कह रहे हैं, जेलेंस्की जब भी प्रेशर में आते हैं वो मैक्रोन के पास जाते हैं। अगर आप मैक्रोन का स्टेटमेंट देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि एक कमजोर रूस, एक तगड़ा यूक्रेन और एक जबरदस्त यूरोप। बिल्कुल गलत। मतलब किसी प्रकार से भी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, ये नहीं लड़ सकते हैं। ये बात सबको मालूम है, यूएसए को भी मालूम है और पुतिन को भी मालूम है। लेकिन जैसे बिल्कुल जल साहब ने बताया कि वो उकसा रहे हैं। ये किसको उकसा रहे हैं? तो जेलेंस्की को उकसा रहे हैं। और अब ऐसे दायरे में फंस गए हैं जेलेंस्की कि उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्हीं के ऊपर $100 मिलियन करप्शन का केस लगा हुआ है। उन्होंने रिजाइन करके मतलब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। ऐसे हालात में जब जेलेंस्की कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी मतलब सवाल नहीं पैदा होता। और उसके बावजूद 28 पॉइंट पीस प्लान को उन्होंने 19 पॉइंट पीस प्लान बनाया है। वो पुतिन को मानना नहीं है। पुतिन क्या कह रहे हैं कि अगर हम 28 पॉइंट पीस प्लान को लेते हुए आगे बातचीत कर सकते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक कहा जल साहब ने कि भाई पुतिन मानने को तैयार है, कोई ग्राउंड बन रहा है 28 पॉइंट। लेकिन जो बार बार जेलेंस्की कह रहे हैं कि जो हमने इलाका रूस को गंवाया है वो हम लेकर के रहेंगे, वो कभी भी नहीं ले सकते। वो तो मालूम है रूस को कि नहीं। और रूस ने क्या अब कल ही धमकी दी है पुतिन ने कि अगर अभी नहीं माने तो यूक्रेन का 5 गुना ज्यादा नुकसान होगा। आपने देख लिया 6 लाख लोग रातों रात, बिल्कुल भी वहां पे अब सर्दी आ गई है, ना बिजली है ना पानी है। अगर 6 लाख लोग कीव में और लेकर के वो क्या बोल रहे हैं पुतिन बार बार कि डोनबास का जो रीजन है, जो उनके पास कुछ वो उसका पोर्शन जो यूक्रेन के पास है वो भी उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो खेरसॉन का इलाका है, जापोरिजिया का इलाका है, वो सीज फायर के बाद आगे बातचीत में क्या होगा वो देख लेंगे। लेकिन जेलेंस्की को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है, और अब उकसाने के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी है। इसलिए इस अंडर वाटर ड्रोन से दो ऑयल टैंकर को ब्लैक सी में बर्बाद भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से रूस बलात्कार करता है और जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है जेलेंस्की का, अब मुझे लगता है जेलेंस्की को लगता है अब इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। उसके पास तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो आ रहा है सर, नेटो आप से, दोनों सब हमारे कुछ साथ बने रहिएगा।